नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में। BEO RO ERO क्रैश कोर्स में आज हम जिस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वह है भूगोल के तहत भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल में आपने देखा कि हमने जो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया भारत के प्रादेशिक प्रदेश को बांटकर। भारत के प्रादेशिक प्रदेश को हमने बांटा था टोटल 4 भागों में। हमने बांटा था। उन 4 भागों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हमने जिसकी बात की थी वो था विशाल हिमालय का क्षेत्र, और दूसरा था मैदानी इलाका। मैदानी में हमने बात की थी कौन से मैदान, गंगा और सिंधु के मैदान की, और तीसरा इलाका हमने चर्चा किया जिसकी चर्चा चल रही है रेगिस्तानी इलाका, और चौथा प्रायद्वीपीय भारत। इस चारों प्रादेशिक प्रदेश की चर्चा करते समय हम मेजर पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपसे हमारी चर्चा होगी रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में। जैसे कि हमने आपको इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, जिससे आपको ये जानकारी हो, ये चीज़ पकड़ हो कि जो डेजर्ट होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं वो क्या होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम आपसे अब आज इस वीडियो में बात करेंगे कि थार का मरुस्थल इसकी क्या विशेषता है, कि जो थार का मरुस्थल है इसकी क्या फीचर हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखें थार का, कि जो थार का मरुस्थल है उसकी लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन की हम बात करें तो थार का मरुस्थल की जो आपको पहले मैप में जाएं, जो आपको मैप सामने है, इस मैप में आप देखेंगे जो रेड कलर का ये मैप दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये जिसे ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये आपके थार का क्षेत्र है। थार क्षेत्र का जो विस्तार है भारत के, अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपके उत्तर और पश्चिम का पड़ता है। ये आपको पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, यानी भारत के ईस्ट और वेस्ट के क्षेत्र में पड़ता है। अगर देखें तो थार का जो मरुस्थल है ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। लेकिन इसका जो बड़ा क्षेत्र है, मेजर पार्ट है, वो इंडिया में है, और इसके कुछ हिस्से जो छोटे पार्ट हैं वो पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं। अगर देखें एक चीज़ और यहाँ पे जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या है वो, कि जो पाकिस्तान है क्या वहाँ पर थार को थार के ही नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। जी नहीं दोस्त, थार को वहाँ पे थार के नाम से न जानकर बल्कि वहाँ उसके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है जिसका नाम है चोलिस्तान। क्या नाम है? चोलिस्तान। नाम आपको हम लिख दे रहे हैं ये, यानी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान थार मरुस्थल को चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, अगर अब बात करें हम यहाँ पे कि जो थार का मरुस्थल है इसका लोकेशन कैसे कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पे है वो। आप देखें कि ये आपका थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में अगर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे अरावली रेंज है। अच्छा, एक नई इमेज में आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, आप इसमें आ जाइए। ये इस मैप में आप देखिए ये आपका थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में अगर हम पूरब की तरफ बढ़ें, किस तरफ में? ईस्ट डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन ना दे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अगर थार के ईस्ट में बढ़ेंगे तो ईस्ट में हमें मिलेगी आपकी अरावली रेंज, हमें ईस्ट में अरावली रेंज मिलेगी। और देखेंगे थार के अगर नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे इस वाले हिस्से में तो यहाँ पे हमें कच्छ का रण मिलेगा, रण ऑफ कच्छ मिलेगा। ये कहाँ पे है रण ऑफ कच्छ? ये गुजरात में है। लेकिन अगर हम थार के उत्तर की तरफ बढ़ें, उत्तर दिशा में नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ पे सिंध और पंजाब का जो मैदानी इलाका है, यानी सिंध का मैदान और हिमालय मिलेगा। क्या मिलेगा?
सिंध का मैदान और हिमालयी जो क्षेत्र है वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम वहाँ पे सिंध के मैदान पे जाएंगे, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में जाएंगे जो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है, जिसकी हमने आपसे डिटेल में बात की थी सिंध के मैदान वाले वीडियो में, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों की कि उन 5 नदियों का क्रम क्या है, उन 5 नदियों में कौन कौन सी नदी भारत में फ्लो होती है और कौन सी पाकिस्तान में जाती है, कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत में होता है और भारत में ही वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ से अगर हम आगे जाएँ तो अगर पश्चिम की दिशा में देखेंगे तो पश्चिम के थार के मरुस्थल के पश्चिम की दिशा में आपको सिंधु का मैदानी इलाका मिलेगा और दूसरा अरब सागर मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ कंफर्म हुई कि थार के चारों तरफ क्या है। ये चीज़ अगर स्पष्ट है कि थार के जो थार है, इस थार के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। हमने एक बार फिर आपको बता देते हैं, हमने जैसा बताया एक बार फिर आपको बताते हैं क्या। थार के पूरब में अरावली, थार के उत्तर में सिंध का मैदान, थार के पश्चिम में सिंध का मैदान और अरब सागर, और थार के दक्षिण में आपके कच्छ का रण। ये 4 चीज़ें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। तो आज का डिस्कशन इसी पॉइंट के आसपास हमारा होगा। अगर अब थार की बात करें तो सबसे पहले हम थार की विशेषता की बात करते हैं कि थार की जो विशेषता है वो क्या है। देखिए, थार जो है, थार एक गर्म प्रकार का मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म का। इसकी जो फॉर्मेशन का कारण है एक अरावली रेंज का सही दिशा यानी का न होना। अगर देखिए ये जो आपको अरावली रेंज दिख रही है, ये अरावली, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जो भारत में मानसून आते हैं वो 2 तरफ से आते हैं, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है और एक अरेबियन सी की तरफ से आता है। अगर देखें भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, यानी अरब सागर की जो शाखा होती है इस डायरेक्शन में वो फ्लो होती है। अगर उसकी डायरेक्शन ये है तो अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए कि उसी डायरेक्शन में ही आपकी अरावली रेंज भी फैली हुई है, यानी अरावली रेंज के समानांतर हवाएं आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? समान अंतर पर। अगर हवाएं समान अंतर पे आएंगी तो यानी एक बात स्पष्ट है कि वो टकराएंगी नहीं, यानी वो उस अरावली शिखर से, अरावली की श्रृंखला से टकराएंगी नहीं, और टकराएंगी नहीं तो वर्षा नहीं होगी। ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। इसकी आपको हम डिटेल में जब वर्षा टॉपिक आपको हम बताएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि थार के बनने का एक कारण ये है अरावली का सही दिशा में न होना, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र से आप देखेंगे जो मानसूनी पवनें हैं जो वर्षा कराती हैं वो भरपूर मात्रा में गुजरती हैं, लेकिन दिक्कत यही होती है कि जो आपकी अरावली रेंज है वो उनके समानांतर होती है और बिना टकराए वहाँ से क्रॉस कर जाती है। अगर यहाँ से क्रॉस कर जाएंगी तो वर्षा नहीं करेंगी, और वर्षा नहीं करेंगी तो वो क्षेत्र शुष्क बन जाता है और मरुस्थल का विकास होता है। ये एक कारण है, ये एक रीजन है, और इसके अन्य और भी कारण है, लेकिन ये एक कारण आप याद रखिएगा कि अरावली का किस दिशा में होना, समान, जो आपकी मानसूनी पवनें हैं उनके समानांतर होना। अगर अरावली देखें तो अरावली जो फैली हुई है ये आपके उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैली हुई है। अगर और डिटेल में टेक्निकल देखें तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से, यानी नॉर्थ और ईस्ट से लेकर साउथ और वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में है, और इसका विस्तार अगर आप विस्तार देखें तो ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यही रीजन है कि इसके एक तरफ जो होता है वो वर्षा नहीं होती। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो मित्रों यहाँ से आगे चलें। हाँ, अब हम बात करेंगे थार पे, क्योंकि हमारी बात थार पे हो रही थी ना कि अरावली पे। अब देखिए थार के फॉर्मेशन की हमने बात बताई कि थार का प्रकार किस प्रकार का मरुस्थल है, हमने बताया। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे जो वर्षा होती है ये अरावली की गलत दिशा में होने के कारण यहाँ पे वर्षा 100 मिलीमीटर से लेकर 500 मिलीमीटर के बीच में होती है। यानी एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट है, एक चीज़
बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो इन्हें इस विशेषता में बताती है कि ये मरुस्थल के एक प्रकार होंगे। यानी जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको इस बारे में डिटेल से बात की। अब देखिए कि अगर यहाँ पे वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है और इनका जो अक्षांश है वो आप देखेंगे 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है। कहाँ पे है? 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तो ये उष्णकटिबंधीय प्रकार के मरुस्थल होंगे। कैसे होंगे? कैसे मरुस्थल होंगे? उष्णकटिबंधीय प्रकार के मरुस्थल होंगे। हमने मरुस्थल की आपको प्रकार बताए थे कि अगर टेम्परेचर के आधार पे देखा जाए तो एक गर्म मरुस्थल और एक शुष्क और एक शीत मरुस्थल थे, और हमने आपको फिर क्षेत्र के आधार पर बताया था कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, फिर आपको हमने बताया उपोष्ण मरुस्थल होते हैं, फिर हमने आपको बताया शीत मरुस्थल होते हैं, और इनका आपको हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये चीज़ आप और देखें, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे जो जनसंख्या होती है इस मरुस्थल में यह विश्व में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल भारत में, और किस मामले में? यहाँ पे जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। विश्व में सर्वाधिक डेंसिटी वाला मरुस्थल भी यही है। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से आगे चलें और एक चीज़ देखें, इसी थार के मरुस्थल के बीच में इस लोकेशन के आसपास भारत की सबसे खारी झील सांभर अवस्थित है। कौन सी झील? सांभर। भारत की सबसे खारी झील सांभर यहीं पे अवस्थित है। आइए, जितनी चीज़ें आपको हमने डिटेल यहाँ पे डिस्कशन की उन्हें टेक्स्ट के रूप में एक बार देख लें, जिससे फैक्ट पे आपकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए, हमने आपसे क्या बताया, हमारी क्या चर्चा हुई कि इसके विस्तार के बारे में। भारत में विस्तार कहाँ है? उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। भारत के किन किन राज्यों में है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? आपको एक बार मैप में हम फिर दिखाएंगे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में। गुजरात में कच्छ के रण तक पहुँचता है और राजस्थान पूरा रास्ते, लेकिन इसका सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान में है। और देखें, हमने बताया कि अगर ये भारत में 4 राज्यों में और पाकिस्तान के 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? पाकिस्तान के 2 राज्य सिंध और पंजाब हैं, और पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थार की हमने बताई कि थार के उत्तर में सिंधु का मैदान और हिमालय है, और थार के पूरब में आप देखेंगे अरावली रेंज है, और थार के पश्चिम में जो सिंधु नदी का मैदान है और अरब सागर है जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और थार के दक्षिण में आपको देखेंगे कच्छ का रण जो गुजरात में है। आपको एरिया, इसका जो एरिया है ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वर्षा यहाँ पे देखेंगे 100 से लेके 500 mm तक होती है, मिलीमीटर तक होती है, यानी 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। इसके बीच में सांभर झील अवस्थित है जिसकी हमने चर्चा की। इतनी चीज़ों की चर्चा हमारी आपसे डिटेल में हुई। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे और हम करेंगे यहाँ पे, जो इसी का पार्ट है। आप देखें जो थार है, इस थार में आप देखेंगे एक नेशनल पार्क है। क्या है? इस थार के मरुस्थल में एक नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम क्या है? हाँ, थार के ही नाम पे है, डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान करके एक नेशनल पार्क है। इस पार्क की हम विशेषता बताते हैं आपको। ये जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, आप ध्यान दीजिए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एरिया में ये सबसे बड़ा है, इसकी पहली बात आपको याद रखनी चाहिए। इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर स्क्वायर है, 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत सरकार के तहत इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी डेजर्ट नेशनल पार्क की। ये आपको 3 चीज़ें मैंने बताई कि भारत का सबसे बड़ा
नेशनल पार्क है एरिया में, इसका एरिया हमने बताया, इसका एरिया 3162 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर हमने बताया आपको क्या, ये बताया कि इसकी स्थापना 1981 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। आप देखेंगे इसकी स्थापना जो होती है नेशनल पार्क की, वो केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अप्रूव केंद्र करता है, राज्य उन्हें सिफारिशी होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ कि ये जो आपका नेशनल पार्क है कौन सा, रेगिस्तान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत मशहूर है। माइग्रेटरी स्पीशीज, प्रवासी पक्षी जो होते हैं, इनको लेकर बान में एक कन्वेंशन हुआ था, बान कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। एक बान में कन्वेंशन हुआ था, याद रखिए, और उस पक्षियों के संरक्षण के लिए। तो ये पक्षी आपके डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत बड़ी मात्रा में आती है। अगर देखें तो ये जो आपका मरुस्थल है, ये राजस्थान के 2 जिले में है। कौन कौन से 2 जिले हैं? एक है जैसलमेर और एक बीकानेर। एक जैसलमेर और दूसरा कौन सा, बीकानेर, जिसकी आप भुजिया खाते हैं, बीकानेर की भुजिया। जैसलमेर और बीकानेर के 2 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। आपको इमेज में एक पक्षी दिख रहा होगा, ये आप इमेज में इस पक्षी को देखिए। ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे राजस्थान में गोडामन के नाम से भी जाना जाता है, इसे राजस्थान में गोडामन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गोडामन है क्या, एक बार हम लिख देते हैं नाम गोडामन। राजस्थान में से गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो पक्षी है, ये भारत, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको एक जानकारी बता दें बहुत रोचक, कि आपने सुना होगा एक पक्षी वैज्ञानिक का नाम सलीम अली। सलीम अली बहुत बड़े भारत के पक्षी वैज्ञानिक हुए। इन्होंने जब भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात हो रही थी, तो इन्होंने सिफारिश की थी कि जो गोडावन पक्षी है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसे ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे इशू आए कि जो इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन है, ये थोड़ी सी दिक्कत में है, कि इसका गलत अर्थ भी निकल सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो मोर है उसे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक को घोषित किया गया, ऐसा किताबों में मिलता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको स्पष्ट हुई कि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो सकता था, लेकिन नहीं बना, मोर को बनाया गया। लेकिन दूसरी चीज़, भारत का नहीं बन सका, ठीक है, लेकिन ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। कहाँ का? ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ये चीज़ और यहाँ पे देखें, ये कॉन्सेप्ट आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए, आपको हम चर्चा करेंगे जब बात करेंगे। ये होती है फ्लैगशिप स्पीशीज, यानी ऐसी प्रजातियां जो झंडे यानी झंडे के रूप में यूज होती हैं, फ्लैगशिप के रूप में होती हैं, वो प्रजाति के रूप में इसे दर्ज किया गया। यानी जो गोडावन है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक फ्लैगशिप प्रजाति है और एक विशालकाय पक्षी होती है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगर एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आईयूसीएन जो रेड लिस्ट जारी करती है, हमारे वीडियो में पर डे आईयूसीएन का एक बार नाम आता है जरूर, तो ध्यान रखिए। आईयूसीएन ये लाल सूची जारी करती है पौधों और जीव जंतुओं के संकटग्रस्त में जो हैं उनको लेकर। तो ये इनके जो स्टेटस है आईयूसीएन का, इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर, जिसे CR से लिखते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर है, यानी इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, इनके आवास क्षेत्र में खतरा है, इनकी प्रजातियों के लिए खतरा है, इनकी स्पीशीज के लिए खतरा है, इसलिए इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर में रखा गया है, जिनकी बढ़ावा देने के लिए हमें प्रोजेक्ट लाने होंगे। इसे इनके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था गोडावन प्रोजेक्ट। गोडावन प्रोजेक्ट करके एक राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो तो यहाँ से हमें आगे चले हम। ठीक है दोस्तों,
लेकिन आपको जितनी चीज़ें हमने बताई, जिन चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई, उन्हें हम पीपीटी के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ग्रेट नेशनल पार्क है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो उसका एरिया 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काला हिरन, बंगाल फॉक्स, ये सब वहाँ पे जीव पाए जाते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जैसलमेर और बीकानेर जिले में फैला हुआ है। यहाँ प्रवासी पक्षियाँ बहुत मात्रा में आती है, ये उनका फेवरेट लोकेशन है। तो अगर इतनी बात हुई तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात ना की जाए तो गलत था, इसलिए हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी अपनी चर्चा में शामिल किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। एक फ्लैगशिप प्रजाति है, एक विशालकाय पक्षी है। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने के लिए किसने से सिफारिश की थी? सलीम अली ने, लेकिन यह नहीं हुआ। और कौन सा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। और दूसरी चीज, राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, इसका अन्य नाम गोडावन है। IUCN का स्टेटस इसका क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चले। यानी हमारी जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा हो रही थी थार के मरुस्थल पे। थार के मरुस्थल पर, थार के मरुस्थल को एक बार फिर देखें। ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये है थार का, ये थार का मरुस्थल है। अगर देखा जाए थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बृहद रेगिस्तान। पहले रेगिस्तान को, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है थार का, उसे पहले भाग को बांटा गया है बृहद रेगिस्तान के नाम से। दूसरा भाग जो है उसे लघु रेगिस्तान कहा गया है। पहले भाग को बृहद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग को लघु रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो बृहद रेगिस्तान है उसका क्षेत्र पहले आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक है। बृहद रेगिस्तान है ये आपका मिलेगा, अच्छा एक लोकेशन आपको दिखा दें पहले। ये जो आपका क्षेत्र है ये कच्छ कारण है, जो भुज वाला क्षेत्र है ये कच्छ कारण है। कच्छ कारण, और यहाँ पे एक नदी बहती है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है, जो आकर यहाँ पे थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। तो ये जो बृहद रेगिस्तान है, इसका जो क्षेत्र है आप देखेंगे कच्छ के रण से लेकर लूनी नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसे बृहद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहीं पे लघु रेगिस्तान की अगर बात करें तो जोधपुर आप देख ही रहे हैं, जोधपुर आपको दिख रहा होगा। जोधपुर या लूनी नदी के उत्तर पश्चिम में जैसलमेर तक, जैसलमेर आप लोकेशन देखेंगे तो जैसलमेर यहाँ पे है। जोधपुर और लूनी नदी के से लेकर आप देखेंगे जैसलमेर तक का जो लोकेशन है इसे लघु रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो तो यहाँ से आगे बढ़ें। नो डाउट इसकी हम टेक्स्ट आपको दिखाएंगे जहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते रहिए तो और अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं, इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जो यहाँ पे जो समुद्र, जो रेगिस्तानी नदियाँ होती हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये निकलती तो ज़रूर हैं, निकलने के बाद ये उसी रेगिस्तान में कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, यानी ये समुद्र तक नहीं पहुँचती, यानी इनका मुहाना कहीं नहीं होता, ये किसी सागर, किसी लवड़ी झील में जाके ये समाप्त हो जाती है। जो नदियाँ विलुप्त होती हैं उनकी कुछ लिस्ट आपको बता दें, कुछ नाम बता दें। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी, जो थार के रेगिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। दूसरी माछू नदी है। तीसरी रूपेन है। चौथी आपकी सरस्वती, जिसकी आपने खूब चर्चा सुनी है। सरस्वती नदी भी आपके थार के मरुस्थल में जाके विलुप्त हो जाती है। अन्य नदियों में अगर देखें तो आप पाएंगे घग्गर,
आप पाएंगे घग्गर। घग्गर के अलावा एक नदी और है बनास। ये सब नदियाँ ऐसी हैं जो रेगिस्तान के मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, यानी उसके आगे इनका कोई स्थान नहीं होता है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आपको दिखाएंगे क्या, आपको दिखाएंगे यहाँ की कुछ चीज़ें, और साथ ही साथ आपको हम बात करेंगे कि वो जो स्पेशल लोकेशन है जैसलमेर की, उसे भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक बार फिर से आपको यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे कि जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण से लेकर जो लूनी नदी या जोधपुर का इलाका है, यहाँ तक के आपको बृहद हिमालय बोला जाता है। और जो जोधपुर है, जोधपुर से जैसलमेर के बीच या लूनी नदी के इधर जोधपुर की तरफ का हिस्सा, ये लघु हिमालय के नाम से लघु रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। सॉरी, हमने हिमालय बोला। जो बृहद रेगिस्तान है और लघु रेगिस्तान का जो बंटवारा होता है, इससे होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप पाएंगे कि जो बृहद हिमालय बृहद रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो बामेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन लघु जो रेगिस्तान है वो जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जितनी चीज़ें हमने डिस्कशन की उसकी पीपीटी एक बार देख लेनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि फैक्ट का जब भार बढ़ जाएगा तो चीज़ें मिस करनी शुरू कर जाएंगी। देखिए, हमने आपसे बात की कि जो रेगिस्तान है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक बृहद और एक लघु। लघु को हमने बताया कि जो ये जैसलमेर और जोधपुर के बीच से आगे लूनी नदी के उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है, और दूसरी चीज़ जो बृहद रेगिस्तान है ये कच्छ के रण से लेकर लूनी तक फैला हुआ है। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है जो चूना और पत्थर की पहाड़ी है। बृहद रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान के बीच में एक पतली सकरी पट्टी पाई जाती है। ये पट्टी चूना और पत्थर की पहाड़ी है। यहाँ पे नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचती और कहाँ विलुप्त होती हैं, साल्ट लेक में या फिर लवड़ी झील में जाके विलुप्त हो जाती हैं। दूसरी कुछ नदियाँ जो रेगिस्तान में जाके विलुप्त होती है उनका नाम है लूनी, माहू, माछू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर। ये सब प्रमुख नदियाँ हैं जो जाकर कहाँ विलुप्त जाती हैं, थार के रेगिस्तान में। ये जो नदियों की लिस्ट है इसका हम सोर्स आपको बता देते हैं कि हमने कहाँ से सोर्स को उठाया है। ये इंडिया ईयरबुक 2020 से हमने इस चीज़ को उठाया है। ये जो फैक्ट है आपको हर जगह नहीं मिलेगी। थार के रेगिस्तान में जो सबसे बड़ी नदी बहती है वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी थार के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी है। अब अगर इतनी बातें अगर आपसे स्पष्ट हो गई हूँ तो यहाँ से हम आगे चलें। जी हाँ, बिल्कुल हमें आगे चलना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे अरावली रेंज को, क्योंकि हमारी ये चर्चा होगी अरावली रेंज पर। आप देखेंगे कि जो हमने आपको बताया था जो थार का मरुस्थल है उसके पूर्वी इलाके पे आप देखेंगे इस तरह क्षेत्र में तो अरावली का रेंज है, अरावली पर्वतमाला है। अच्छा, तो अरावली पर्वतमाला को हम आपको दूसरी पीपीटी में दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पीपीटी पड़ी हुई है जिसमें हमने आपको अरावली दिखाई थी। ये देखें, इस पीपीटी में अगर हम आ जाएं तो आपको हम दिखाएंगे ये आपकी अरावली रेंज है। अरावली रेंज में अगर आप देखें तो ये संसार का सबसे पुराना पर्वत में से एक है। ये संसार के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। अच्छा जी, और क्या है? क्या ये बलित पर्वत है, नया पर्वत है या पुराना? जी हाँ, ये बहुत पुराना पर्वत है। जैसा कि हमने बताया इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है और इसे भारत का नो डाउट सबसे पुराना पर्वत है। साथ ही साथ ये विश्व के भी पुराने पर्वतों में से एक है। अच्छा, तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। ऐसे पर्वत जिनका फॉर्मेशन, जिनका निर्माण चाहे बलन की क्रिया से हुआ हो, चाहे भ्रंश की क्रिया से हुआ हो, किसी भी क्रिया से हुआ हो, लेकिन समय के साथ ये क्षरण होते होते ये पर्वत धीरे धीरे अपने छोटे रूप में बचे हों, और उसे ही हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं। यानी अवशिष्ट का मतलब अवशेष, बचा हुआ। यानी जो हमारा अरावली है ये अवशिष्ट पर्वत है, बचा हुआ पर्वत है।
इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए, सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगा गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये माउंट आबू। माउंट आबू का नाम आपने सुना तो आपके दिमाग में एक और यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे जैन मंदिर अवस्थित है। जैन का मंदिर, एक जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। बहुत पूछा जाता है प्रश्न में। तो जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, यानी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी हाइट कितनी है? 1722 किलोमीटर। 1722 किलोमीटर ऊंची, सॉरी 1700 किलोमीटर नहीं, गलत टाइप, 1722 मीटर ये ऊंची है। ये जो आपकी जो शिखर है 1722 मीटर ऊंची है। अगर आप देखेंगे ये जो पर्वत है, यहाँ की एक विशेषता इस पहाड़ी की है, इस पहाड़ी के आसपास चारों तरफ एक जनजाति पाई जाती है जिसे भील के नाम से जाना जाता है। यानी अगर ये इसके आसपास पाई जा रही है तो इसका मेजर क्षेत्र होगा राजस्थान और गुजरात में। यानी भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मैचिंग के लिए ध्यान रखिए पीसीएस में और आरओ में ऐसे प्रश्न और बीयू में आएंगे। मैचिंग के लिए भील जनजाति गुजरात और राजस्थान की है। और देखें इसका जो विस्तार है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान तक फैला हुआ है। और ये टोटल जिसकी लंबाई इसमें वर्तमान में अगर देखी गई तो 792 किलोमीटर तक है। हालांकि इसकी लंबाई को लेकर काफ़ी विचार विमर्श होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। चूँकि ये अवशिष्ट है तो अवशिष्ट अगर देखा जाए जो वर्तमान स्वरूप बचा हो 792 किलोमीटर तक बचा हुआ है। अब यहाँ से एक चीज़ और, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है आपका, जो राष्ट्रपति भवन बना है हमारा, वो आपको पता होगा कि रायसीना पहाड़ी पे बना है। रायसीना पहाड़ी अरावली पहाड़ी का ही भाग है, वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अरावली पहाड़ी का ही वो भाग है, विस्तारित रूप है। अगर देखें दूसरी चीज़ तो चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है थार के निर्माण, थार के मरुस्थल के निर्माण के लिए, थार डेजर्ट के निर्माण के लिए, और ये जल विभाजक का काम भी करती है। यहाँ तक बातें अगर हो चुकी हो तो एक चीज़ और बात कर लें कि यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे, जैसा कि हमने बताया कि जो आपका यहाँ पे जहाँ थार का मरुस्थल है उसके बीच में, उसके बीचों बीच एक लेक है जिसका नाम है सांभर लेक। हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताई थी सांभर लेक है। सांभर लेक की क्या विशेषता है? सांभर लेक भारत की सबसे खारी झील है। सबसे खारी झील है। कैसी झील है? सबसे खारी झील है, यानी लवणीयता में सबसे अधिक लवणीय झील है। हमने अपने टोटल डिस्कशन में 3 झीलों की बात की है अभी तक, चिलिका, बूलर, सांबर, तीनों अपने अपने क्षेत्र में विशेष हैं। अब देखें तो जो राजस्थान का अधिकांश नमक होता है इसी झील से प्राप्त किया जाता है। इसे आप देखेंगे तो ये झील अरावली के चारों तरफ से घिरी हुई है, यानी अरावली की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के बीच में अवस्थित है। और देखें, आप देखेंगे एक संधि हुई थी 1971 में, जिसका संधि का नाम था रामसर संधि। जिस संधि का क्या नाम था? रामसर। ये जो रामसर संधि हुई थी, ये ईरान के एक शहर है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पे है, वहाँ पे यह संधि हुई थी। और वहाँ से ये डिसाइड किया गया था जितनी नम भूमि है, नम भूमि या वेटलैंड है, उनको संरक्षित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो सांभर झील है वो आपकी एक रामसर स्थल है। रामसर एक स्थल है, ध्यान रखिएगा कैसा स्थल है वो? रामसर स्थल है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर? अगर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे अधिकांश जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जितनी चीज़ें हुई वीडियो को ज़्यादा न बढ़ाकर पीपीटी को हम लोग देख लेते हैं। जो ये पीपीटी है, अब आ जाइए इसकी पीपीटी पे देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि अरावली विश्व की, संसार की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। और ये इसी पर माउंट आबू जैन मंदिर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। तो ये यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भील।
अगर देखें दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कुल मिलाकर इसकी जो लंबाई है 792 किलोमीटर तक फैली है। राष्ट्रपति का रायसीना पहाड़ी इसी पर अवस्थित है, राष्ट्रपति भवन। और देखें यह जल विभाजक के रूप में काम करती है, थार के निर्माण में बहुत ही अहम योगदान देती है। हमने आप बात की थी सांभर झील की। सांभर झील के बारे में, ये भारत की सबसे खारी झील है और हमने बताई है अरावली पहाड़ी से चारों तरफ घिरी हुई है और राजस्थान का अधिकांश नमक यहीं से पाया जाता है और इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। रामसर स्थल 1971 में एक संधि हुई थी रामसर में, वहाँ से एक नम भूमि के संरक्षण के लिए ये चीज़ घोषित की गई थी। थोड़ी सी चीज़ें जो अब तक हमने झील की चर्चा जहाँ जहाँ हमने की है उसकी बात बता दें। हमने 3 झील की चर्चा की है। पहली हमने चिल्का की है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डोंट कंफ्यूज, सबसे बड़ी खारे यानी एरिया में सबसे बड़ा है। खारे पानी का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर देखें सबसे ज़्यादा खारेपन में, खारापन जहाँ पे लवणता ज़्यादा है तो वह सांभर, जो अभी आपको हमने दिखाई। तीसरी अगर हमने बताए तो ताजे पानी की झील बताई थी, वो आपकी हमने बताई थी कौन सी, उस झील का नाम है वूलर झील। वूलर झील, तो ये झील हमने चर्चा की थी। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।